हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज रविवार के इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पिछले हफ्ते में पढ़ाए गए प्रश्नों को दोबारा से रिवाइज करेंगे। पिछले हफ्ते में मैंने 6 दिन यानी कि सोमवार से शनिवार तक डे 420 से डे 425 तक के वीडियोस को आज हम लोग देखेंगे। तो यदि आपने उन वीडियोस को देखा है और आज का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके ये प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आज इस वीडियोस के माध्यम से आपको पिछले एक हफ्ते के सभी प्रश्नों की जानकारियां हो जाएंगी। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। ये जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये आने वाली बीपीएससी एस्टेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न अनेकों बार बीपीएससी एस्टेट के अलावा अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि जी। आचार्य भरत मुनि जी नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट हैं? उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या है 10 थाट हैं उत्तर भारतीय संगीत में, जिनके नाम है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर है। भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर है षड्ज स्वर। षड्ज स्वर जो है ये मूल स्वर होता है भारतीय संगीत का। कहा जाता है यदि आप षड्ज स्वर को साध लेते हैं तो आपके बाकी के सभी स्वर सध जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको षड्ज स्वर का प्रतिदिन रोजाना 1 से 1.5 घंटा रियाज अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बेस है षड्ज स्वर जो है वो मजबूती से लगे और षड्ज स्वर के आधार पर भी बाकी के स्वर मजबूती से लगने लगते हैं। ठीक है, इसलिए आप षड्ज स्वर का ज़्यादा से ज़्यादा रियाज करा करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीतांजलि के लेखक हैं। संगीतांजलि के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी संगीतांजलि ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संगीतांजलि ग्रंथ के कितने भाग हैं? संगीतांजलि ग्रंथ के भाग हैं 7 भाग। 7 भागों में ओंकारनाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि ग्रंथ को लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है अध्याय की। अध्याय कहा है अध्यायों को ओंकारनाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग है देशकार राग, हिंडोल राग और बसंत राग। राग देशकार, राग हिंडोल और राग बसंत जो है उत्तरांग प्रधान राग हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग प्रधान राग है भूपाली राग। राग भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है और उत्तरांग प्रधान राग है देशकार, हिंडोल और बसंत राग। उत्तरांग प्रधान रागों के वादी स्वर सप्तक के उत्तर में होते हैं और पूर्वांग प्रधान रागों के वादी स्वर जो होते हैं वो सप्तक के पूर्व में होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मसीत खानी गत बजाई जाती है। मसीत खानी गत बजाई जाती है विलंबित लय में। विलंबित लय के साथ मसीत खानी गत को बजाया जाता है क्योंकि मसीत खानी गत जो है ये विलंबित गत होती है। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। सवारी ताल और पंचम सवारी ताल ये दोनों अलग अलग तालें हैं, तो पंचम सवारी जो ताल है ये 15 मात्रा की ताल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी के द्वितीय चरण में श्रुतियां प्राप्त होती हैं। सारणा चतुष्टयी के दूसरे चरण में श्रुतियां प्राप्त होती हैं 4 श्रुतियां। 4 श्रुतियां प्राप्त होती हैं सारणा चतुष्टयी के द्वितीय चरण में।
अगला प्रश्न है 21 मात्रा की ताल है। 21 मात्रा यानी कि 21 मात्रा की ताल है गणेश ताल। गणेश ताल जो है ये 21 मात्रा की 21 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है 18 मात्रा की ताल है। 18 मात्रा की ताल है लक्ष्मी ताल और सरस्वती ताल। लक्ष्मी ताल, सरस्वती ताल 18 मात्रा की ताल होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है धमार शैली के संगत वाली ताल है। धमार शैली के संगत वाली ताल है धमार ताल। धमार ताल जो है ये धमार शैली के साथ संगत में बजाई जाती है। धमार शैली और धमार ताल के आविष्कारक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है। मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है 240। 240 यानी कि 240 आंदोलन संख्या है मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की। अगला प्रश्न है षड्ज ग्राम की कितनी मूर्छना है। षड्ज ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या है 7। 7 मूर्छनाएं होती हैं षड्ज ग्राम में, और इसके अलावा मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम में भी 7-7 मूर्छनाएं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है तानपुरे को किस स्वर में मिलाते हैं। तानपुरे को मिलाया जाता है मंद्र पंचम, मध्य षड्ज और मंद्र षड्ज स्वर से। तानपुरे में 4 तार होते हैं, जिसमें पहले तार को मंद्र पंचम स्वर से, दूसरे तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। इसके अलावा पहले तार को मंद्र पंचम स्वर के अलावा मंद्र मध्यम स्वर और मंद्र निषाद स्वर से भी मिलाया जाता है स्वर संवाद के आधार पर। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है औड़व जाति का राग है। औड़व जाति का राग है भूपाली, कलावती और दुर्गा राग। भूपाली राग, कलावती राग और दुर्गा राग औड़व जाति के राग हैं। अगला प्रश्न है तोड़ी अंग का स्वर है। तोड़ी अंग का स्वर है रे ग रे सा। इसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं, तो रेगा रेसा ये जो स्वर संगति है ये तोड़ी अंग को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है उठान विशेषता है। उठान विशेषता है बनारस घराने की। बनारस घराने में तबले का वादन उठान के साथ शुरू किया जाता है। ठीक है। उठान के साथ तबले की शुरुआत की जाती है बनारस घराने में। अगला प्रश्न है सारणा चतुष्टयी के द्वितीय चरण में स्वर प्राप्त होते हैं। सारणा चतुष्टयी के द्वितीय चरण में स्वर प्राप्त होते हैं 2 स्वर, जो है गंधार और निषाद स्वर। गंधार और निषाद 2 स्वर सारणा चतुष्टयी के दूसरे चरण में प्राप्त होते हैं और इसमें श्रुतियों की संख्या है 4। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सारणा चतुष्टयी के तृतीय चरण में श्रुतियां प्राप्त होती हैं। सारणा चतुष्टयी के तीसरे चरण में श्रुतियां प्राप्त होती हैं 6 श्रुतियां। 6 श्रुतियां प्राप्त होती हैं सारणा चतुष्टयी के तीसरे चरण में। अगला प्रश्न है सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को कहते हैं। सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को कहते हैं मसीत खानी गत। मसीत खानी गत कहते हैं सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को, और द्रुत गत को कहते हैं रजा खानी गत। ठीक है। रजा खानी गत जो है ये द्रुत गत है और द्रुत लय के साथ सितार पर बजाई जाती है रजा खानी गत, और मसीत खानी गत जो है ये विलंबित गत है और विलंबित तालों के साथ बजाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है सारंगी किस वर्ग का वाद्य है। सारंगी वाद्य है तत् वाद्य। तत् वर्ग का वाद्य है सारंगी वाद्य, और तत् वर्ग में भी वितत वर्ग का वाद्य है सारंगी वाद्य। अगला प्रश्न है राग यमन का थाट है। राग यमन का थाट है कल्याण थाट। यमन नाम और कल्याण नाम अलग अलग है, फिर भी कल्याण थाट का आश्रय राग है यमन राग। ठीक है। तो राग यमन का थाट है कल्याण थाट। जनक थाट कल्याण से आश्रित राग है यमन राग। इसके बाद अगला प्रश्न है किस राग में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललितांग में किया जाता है।
तो ऐसा कौन सा राग है जिसमें दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललित अंग के समान किया जाता है? तो ये राग है बसंत राग। बसंत राग में दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग ललितांग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोमल ऋषभ कोमल धैवत स्वर युक्त राग है। कोमल ऋषभ कोमल धैवत स्वर युक्त राग है भैरव राग। भैरव राग या भैरव थाट दोनों ही कोमल ऋषभ कोमल धैवत स्वर युक्त होते हैं और भैरव थाट में रेधा स्वर कोमल, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो भैरव थाट से ही जन्मा हुआ राग है भैरव राग। भैरव राग जो है ये भैरव थाट का आश्रित राग है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, राग भूपाली का थाट है। राग भूपाली का थाट है कल्याण थाट। तीव्र मध्यम स्वर और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग होता है कल्याण थाट में और इससे ही जन्मा हुआ राग है भोपाली राग। अगला प्रश्न है, तीन ताल की नौवीं मात्रा पर होती है। तीन ताल की नौवीं मात्रा पर होती है खाली। 16 मात्रा की ताल है तीन ताल और इसमें नौवीं मात्रा पर खाली होती है। अगला प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं मतंग मुनि जी। आचार्य मतंग मुनि जी बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1999 में। 1999 में पंडित रविशंकर जी को सर्वोच्च सितार वादक के रूप में उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होने के नाते भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इनका घराना है मैहर घराना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी का घराना है। पंडित रविशंकर जी का घराना है मैहर घराना और मैहर घराने के संस्थापक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जी। मैहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खां या उस्ताद अलाउद्दीन खां जी हैं और इनके ही शिष्य हैं पंडित रविशंकर जी जो सितार वादक हैं, मशहूर सितार वादक हैं और प्रथम सितार वादक हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। इनके बाद अभी तक कोई भी भारत रत्न से सम्मानित सितार वादक नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतज्ञ हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतज्ञ हैं MS सुब्बुलक्ष्मी जी। MS सुब्बुलक्ष्मी जी 1998 में प्रथम भारत रत्न सम्मानित संगीतज्ञ थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, धमार ताल में विभाग होते हैं। धमार ताल जो 14 मात्रा की ताल है इसमें विभागों की संख्या है 4 विभाग होते हैं धमार ताल में। अगला प्रश्न है, गज झंपा ताल में होती है। गज झंपा ताल में होती है 15 मात्रा, 4-4-3-4 मात्राओं के 4 विभाग और ये ताल है विषमपदी ताल। 15 मात्रा की गज झंपा ताल विषमपदी ताल है क्योंकि इसमें पहले, दूसरे और चौथे विभाग में तो 4 मात्राएं होती हैं पर तीसरे विभाग में 3 ही मात्रा होती है, इसलिए इसको विषमपदी ताल कहते हैं गज झंपा ताल को। अगला प्रश्न है, चतुस्सारणा पद्धति के कितने सोपान हैं? चतुस्सारणा पद्धति के सोपानों की संख्या है 4 सोपान हैं चतुस्सारणा पद्धति के। अगला प्रश्न है, राग भूपाली का वादी संवादी स्वर है। राग भूपाली का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है धैवत स्वर। वादी स्वर गंधार, धैवत स्वर संवादी है राग भूपाली में। अगला प्रश्न है, अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है मध्यम स्वर को। मध्यम स्वर को, म स्वर को अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सप्तक के मध्य में उपस्थित होता है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पलुष्कर पद्धति में तार सप्तक का चिन्ह है। पलुष्कर स्वर पद्धति में तार सप्तक का चिन्ह है स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा। स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा के द्वारा पलुष्कर स्वर पद्धति में तार सप्तक के चिन्ह को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, समान स्वर वाले राग हैं।
समान स्वरों वाले राग हैं भूपाली और देशकार राग। भूपाली और देशकार राग में जो स्वर होते हैं वो ज़्यादातर मिलते हुए होते हैं, मतलब इनका चलन ज़्यादातर आपस में मिलता हुआ होता है। और भूपाली देशकार जो है आपस में सम प्राकृतिक राग भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मुश्ताक हुसैन खां जी का घराना है। मुश्ताक हुसैन खां जी का घराना है रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान घराने के हैं मुश्ताक हुसैन खां जी। अगला प्रश्न है, शंकर राव पंडित जी का घराना है। शंकर राव पंडित जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से संबंधित हैं शंकर राव पंडित जी। अगला प्रश्न है, गुलाम अली खां जी का घराना है। गुलाम अली खां जी का घराना है पटियाला घराना। पटियाला घराने के हैं गुलाम अली खां जी। बड़े गुलाम अली खां और छोटे गुलाम अली खां ये दोनों लोग पंजाब के पटियाला घराने से हैं। ठीक है, पंजाब घराना या पटियाला घराना दोनों एक ही है, तो पटियाला घराने से हैं गुलाम अली खां जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है 12 भागों में। 12 भागों में चक्रों के आधार पर दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वरों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है। स्वरों के आधार पर दक्षिण भारतीय 72 मेलों को वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में। 2 भागों में दक्षिण भारतीय 72 मेलों को स्वरों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 चक्रों को 72 मेलों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 12 चक्रों को 72 मेलों के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। हिंदुस्तानी शुद्ध गंधार स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं अंतर गंधार। जो यहाँ का शुद्ध गंधार है वो कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में अंतर गंधार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक शुद्ध गंधार स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक शुद्ध गंधार स्वर को पंचश्रुतिक ऋषभ या चतुश्रुतिक ऋषभ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कितने मेल राग हैं। कर्नाटक संगीत में मेल रागों की संख्या है 72। 72 मेल हैं, तो 72 मेलों से जन्मे 72 राग भी हैं जिनको आश्रित राग आप कह सकते हैं। तो कर्नाटक संगीत में कितने मेल राग हैं, तो ये हैं 72 मेल राग। अगला प्रश्न है, राग का आरंभ करते हैं। राग का आरंभ करते हैं स्वर विस्तार से। स्वर के विस्तार से राग का आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए सही क्रम है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा, नीचा तथा मध्य। उदात्त के लिए ऊंचा, अनुदात्त के लिए नीचा तथा स्वरित के लिए मध्य को सही क्रम माना गया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद को लिखा गया है। गीत गोविंद को लिखा गया है 12वीं शताब्दी में राजपूत काल में। राजपूत काल में 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद जिसको 12वीं शताब्दी राजपूत काल में लिखा गया है ठाकुर जयदेव सिंह जी के द्वारा। ठाकुर जयदेव सिंह जी के द्वारा 12वीं शताब्दी राजपूत काल में गीत गोविंद की रचना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदारंग अदारंग जी दरबारी गायक थे। सदारंग और अदारंग जी दरबारी गायक थे मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के। मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के दरबारी गायक थे सदारंग जी और अदारंग जी। अगला प्रश्न है, कल्याण थाट जन्य राग है।
कल्याण थाट का जन्मा हुआ राग है केदार राग। केदार राग जन्य राग है जनक थाट कल्याण का। अगला प्रश्न है काफी थाट जन्य राग है। काफी थाट जन्य राग है बागेश्वरी राग और भीम पलासी राग। काफी थाट में गंधार निषाद स्वर कोमल, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं और इससे जन्मा हुआ राग है बागेश्वरी राग और भीम पलासी राग। इसके बाद अगला प्रश्न है सितार के पहले तार को मिलाते हैं। सितार के पहले तार बाज के तार को मिलाते हैं मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से सितार के पहले तार बाज के तार को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है रागांग राग नहीं है। रागांग राग नहीं है दरबारी कान्हड़ा राग। दरबारी कान्हड़ा राग जो है ये जन्य राग है, रागांग राग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। किराना घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां जी। उस्ताद अब्दुल करीम खां जी जिनका घराना है किराना घराना और ये किराना घराने के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बोलतान को कलाकार कब पेश करता है। बोलतान को कलाकार पेश करता है अंत में। ख्याल अंग के रागों को गाते वक्त कलाकार जो हैं बोलतानों को अंत में प्रयोग करते हैं या पेश करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है प्रणव भारती ग्रंथ। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी। अगला प्रश्न है मंच प्रदर्शन करने वाले सितार वादक कितने नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं। मंच प्रदर्शन करने वाले सितार वादक बाज का तार का प्रयोग करते हैं 3 नंबर के बाज के तार का। इसके बाद अगला प्रश्न है सितार सीखने वाले विद्यार्थी अपने सितार में कितने नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं। सितार सीखने वाले विद्यार्थी अपने सितार में 2 नंबर के बाज के तार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। पंडित जसराज जी के शिष्य हैं रतन मोहन शर्मा जी। रतन मोहन शर्मा जी पंडित जसराज जी के शिष्य हैं। पंडित जसराज जी का उपनाम क्या है, इनको किस नाम से संबोधित किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है 18वीं 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं विनायक राव पटवर्धन जी। विनायक राव पटवर्धन जी 18वीं 19वीं शताब्दी के तराना सम्राट हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आदि ताल प्रयुक्त होता है। आदि ताल का प्रयोग होता है कृति के साथ। दक्षिण भारतीय शैली कृति के साथ आदि ताल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है। 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है नारदीय शिक्षा में। नारदीय शिक्षा में 7 ग्राम रागों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। तराने को कर्नाटक संगीत में कहते हैं तिल्लाना। तिल्लाना कहते हैं दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय तराने को। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कर्नाटकीय राग हंस ध्वनि को हिंदुस्तानी संगीत में किसने प्रसिद्ध किया। प्रसिद्ध कर्नाटकीय राग जो दक्षिण भारतीय राग है हंस ध्वनि, इसको हिंदुस्तान में उत्तर भारत में प्रसिद्ध किया है पंडित रविशंकर जी ने। सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने हंस ध्वनि राग को जो दक्षिण भारतीय राग है इसको हिंदुस्तान में उत्तर भारत में प्रसिद्ध किया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संगीत में कितने ग्राम प्रचलित हैं। भारतीय संगीत में प्रचलित ग्रामों की संख्या है 3, जो है षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम, ये 3 ग्राम प्रचलित हैं भारतीय संगीत में।
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक राग कितने मूल थाटों अथवा संगीत मापकों पर आधारित हैं? भारतीय जो पारंपरिक राग हैं ये 10 मूल थाटों और संगीत मापकों पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, राग का निर्णय करने वाला मुख्य स्वर है। राग का निर्णय करने वाला मुख्य स्वर है वादी स्वर। वादी स्वर जो होता है ये राग का मुख्य स्वर होता है, राजा स्वर होता है, सबसे ज़्यादा न्यास किए जाने वाला स्वर होता है, तो इसलिए वादी स्वर को राग का निर्णय करने वाला मुख्य स्वर भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में औडव को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में औडव जाति को कहते हैं पेंटाटोनिक। ठीक है, औडव जाति के स्वर सप्तक को पेंटाटोनिक कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में षाडव को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूजिक में षाडव को कहते हैं हेक्साटोनिक। हेक्साटोनिक कहते हैं षाडव जाति को पाश्चात्य संगीत में। अगला प्रश्न है, राग के आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लगने वाले राग को कहते हैं। राग के आरोह में यदि 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लग रहे हों तो ऐसे रागों को कहेंगे षाडव औडव जाति का राग। ठीक है, आरोह में 6 लग रहा है इसलिए षाडव और अवरोह में 5 स्वर लग रहे हैं इसलिए औडव। ठीक है, तो षाडव औडव जाति का राग कहेंगे यदि राग में आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर लग रहे हों तो। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के पहले रागों को कहा जाता था। 5वीं शताब्दी के पहले रागों को कहा जाता था जाति गायन। जाति गायन कहा जाता था रागों को 5वीं शताब्दी के पहले। अगला प्रश्न है, मतंग जी ने बृहदेशी में कितने प्रकार के गीतियों की चर्चा की है? मतंग मुनि जी ने बृहदेशी ग्रंथ में 7 प्रकार के गीतियों की चर्चा की है, जो है शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा। शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, साधारणी, भाषा, विभाषा, ये 7 प्रकार के गीतियों का उल्लेख मतंग मुनि जी ने बृहदेशी ग्रंथ में किया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 या 4 स्वर द्रुत लय में इकट्ठा गाने को कहते हैं। 3 या 4 स्वरों को द्रुत लय में इकट्ठा गाया जाए तो इसको कहेंगे मुर्की। मुर्की में 3-4 स्वरों का प्रयोग द्रुत लय में इकट्ठा गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, औडव षाडव जाति के राग में स्वरों की संख्या होती है। औडव षाडव जाति के रागों में स्वरों की संख्या होती है आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर। ठीक है, औडव यानी कि आरोह में 5 और षाडव यानी कि अवरोह में 6 स्वर होते हैं औडव षाडव जाति के रागों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में संगीत समय को कहते हैं। भारतीय संगीत में संगीत समय को कहते हैं काल। काल कहते हैं भारतीय संगीत में संगीत के समय को। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में साधारणतः कितने सप्तकों का प्रयोग किया जाता है? भारतीय शास्त्रीय संगीत में साधारण रूप से 3 सप्तकों का प्रयोग किया जाता है, जो है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में 3 ताल को कहते हैं। दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय 3 ताल को कहते हैं आदि ताल। आदि ताल या आदि तालम कहते हैं दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय 3 ताल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वरांतर जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए। स्वरांतर जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 4 स्वर। अगला प्रश्न है, गाथिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए। गाथिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 2 स्वर। अगला प्रश्न है, आर्चिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए। आर्चिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 1 स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए। सामिक जाति हेतु आवश्यक स्वर होना चाहिए 3 स्वर। आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औडव, षाडव, संपूर्ण।
ठीक है, ये क्रम है स्वरों का। 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्वरों को प्रयोग किया जाता है आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औड़व, षाड़व संपूर्ण रागों में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है बोल बाट जो है ख्याल अंग की ठुमरी गाई जाती है। बोल बाट की ठुमरी जो ख्याल अंग प्रधान होती है, इसको गाया जाता है पश्चिमी अंग में। पश्चिमी अंग यानी कि पंजाब में बोल बाट की ठुमरी को गाया जाता है जो ख्याल प्रधान गायकी होती है। अगला प्रश्न है बोल बनाओ की ठुमरी गाई जाती है। बोल बनाओ की ठुमरी गाई जाती है पूर्वी अंग में। पूर्वी भारत में पूर्वी अंग में यानी कि बनारस, लखनऊ में बोल बनाओ की ठुमरी गाई जाती है। और बोल बनाओ की ठुमरी जो है ये भाव प्रधान गायकी होती है। ठीक है, भाव अंग प्रधान गायकी होती है बोल बनाओ की ठुमरी। अगला प्रश्न है वर्णम के समान हिंदुस्तानी संगीत में है। वर्णम के समान हिंदुस्तानी संगीत में है वर्ण। वर्ण यानी कि स्थायी, आरोही, अवरोही, संचारी, ये वर्ण है हिंदुस्तानी संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं। दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति हैं पुरंदर दास जी, त्यागराज जी और मुथुस्वामी दीक्षितार जी। ये 3 लोग पुरंदर दास जी, त्यागराज जी और मुथुस्वामी दीक्षितार जी कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। कर्नाटक संगीत के पितामह हैं पुरंदर दास जी। पुरंदर दास जी कर्नाटक संगीत के संगीत पितामह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के जनक को क्या कहा जाता है। कर्नाटक संगीत के जनक जो पुरंदर दास जी हैं, तो कर्नाटक संगीत के जनक को क्या कहा जाता है, तो जनक को कहा जाता है संगीत पितामह। संगीत पितामह कहा जाता है जो है पुरंदर दास जी कर्नाटक संगीत के। अगला प्रश्न है शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है। शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है शंकरा राग। राग शंकरा जो है ये शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 या उससे अधिक रागों के मिश्रण अगर एक राग में हो तो उसे कहा जाता है। ऐसे राग जिनमें 2 रागों या उससे अधिक रागों का मिश्रण होता है तो ऐसे रागों को कहते हैं संकीर्ण राग। संकीर्ण राग में 2 या उससे अधिक रागों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक अति आवश्यक वाद्य जो सभी संगीत समारोह में प्रयुक्त होता है। एक अति आवश्यक वाद्य जो सभी संगीत समारोह में प्रयुक्त होता है तो ये वाद्य है तानपुरा वाद्य। तानपुरा वाद्य जो है ये प्रत्येक संगीत समारोह में यानी कि शास्त्रीय संगीत समारोह में प्रयोग किया जाता है और ये अति आवश्यक वाद्य भी है प्रत्येक संगीत समारोह के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पलुष्कर जी के गुरु हैं। पलुष्कर जी के गुरु हैं बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी। बालकृष्ण बुआ ईचल करंजीकर जी गुरु हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। अगला प्रश्न है पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के शिष्य हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ओंकारनाथ ठाकुर जी शिष्य हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। अगला प्रश्न है गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है पलुष्कर जी ने। पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है तानपुरे को मिलाया जाता है। तानपुरे को मिलाया जाता है स्वर संवाद के आधार पर और इसके पहले तार को मंद्र पंचम, मंद्र मध्यम तथा मंद्र निषाद स्वर से मिलाया जाता है। बाकी के 2 तारों को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है स्वर संवाद के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है छायालग रागों में मिश्रण होता है। छायालग रागों में मिश्रण होता है 2 रागों का। 2 रागों का मिश्रण होता है छायालग रागों में। इसके बाद अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी का उपनाम है।
कर्नाटक संगीत के संगीत पितामह पुरंदर दास जी, इनका उपनाम है गुरु गुहा। गुरु गुहा नाम है, उपनाम है कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदर दास जी का। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ पर टीका लिखी है अभिनव गुप्त जी ने। अभिनव भारती ग्रंथ जो है 10वीं शताब्दी का ग्रंथ, ठीक है। अभिनव गुप्त जी ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती ग्रंथ की रचना की है, जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ठुमरी के समान दक्षिण भारतीय शैली है। ठुमरी गायन शैली के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक गायन शैली है जावली। जावली जो है ये दक्षिण भारतीय शैली है और ये उत्तर भारतीय ठुमरी के समान है। अगला प्रश्न है, जावली में अंग होते हैं। जावली गायन शैली जो दक्षिण भारतीय गायन शैली है, इसमें अंग होते हैं 3 अंग। 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम, ठीक है। पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम ये 3 अंग होते हैं दक्षिण भारतीय जावली गायन शैली में। इसके बाद अगला प्रश्न है, आश्रय राग काफी का जनक थाट है। आश्रय राग काफी का जनक थाट है काफी थाट। काफी थाट में गंधार निषाद स्वर कोमल, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं और ये जनक थाट है काफी राग का, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। उत्तर भारतीय 10 थाटों में से एक काफी थाट, इसके समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का मेल है खरहर प्रिया मेल। खरहर प्रिया 72 मेलों में से एक है जो उत्तर भारतीय काफी थाट के समान है। अगला प्रश्न है, खरहर प्रिया मेल कितने क्रमांक का मेल है। खरहर प्रिया मेल जो है ये 22वें क्रमांक का मेल है। 22वें नंबर का मेल है 72 मेलों में से खरहर प्रिया मेल दक्षिण भारतीय संगीत में। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन जी थे। मियां तानसेन जी थे संगीतज्ञ। संगीतज्ञ थे, संगीत शास्त्रज्ञ थे, संगीत मर्मज्ञ थे मियां तानसेन जी। अगला प्रश्न है, तानसेन जी किस राज दरबार के प्रथम संगीतज्ञ हुए थे। तानसेन जी प्रथम संगीतज्ञ हुए थे रीवा नरेश राजा रामचंद्र बघेल जी के दरबार के। राजा रामचंद्र बघेल जी के दरबार में ये पहले संगीतज्ञ हो चुके थे और बाद में ये अकबर के दरबार के संगीतज्ञ हुए थे और बाद में अकबर ने इन्हें नवरत्नों में भी शामिल किया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 स्वरों के प्रयोग वाले राग को कहते हैं। 5 स्वरों के प्रयोग वाले राग को कहते हैं औड़व जाति का राग। औड़व जाति के राग में आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5 स्वरों का ही प्रयोग होता है। औड़व जाति का राग कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, गायन में किसी स्वर पर ठहरने को कहते हैं। गायन में किसी स्वर पर ठहरने को कहते हैं न्यास। न्यास किया जाता है या ठहरा जाता है गायन में किसी स्वर पर, और सबसे ज़्यादा ठहरा जाता है वादी स्वर पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारंपरिक ध्रुपद रचना में कितने विभाग होते हैं। पारंपरिक ध्रुपद रचना में विभाग होते हैं 4 विभाग। 4 विभाग होते हैं जो है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 विभाग होते हैं ध्रुपद में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में 12 स्वरों में से कितने शुद्ध स्वर होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत के एक सप्तक में कुल स्वरों की संख्या है 12 और शुद्ध स्वरों की संख्या है 7, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोबरहार वाणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गोबरहार वाणी जिसके रचयिता हैं मियां तानसेन जी, और इसको जाना जाता है शुद्ध वाणी के नाम से। शुद्ध वाणी के नाम से भी जाना जाता है गोबरहार वाणी को, जिसके रचयिता हैं मियां तानसेन जी। अगला प्रश्न है, होरी धमार का संबंध किस गीति से है। होरी धमार का संबंध है भिन्ना गीति से। ब्रज में
होली को होरी कहा जाता है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो ब्रज का क्षेत्र भी है और ब्रज का जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है, तो यहाँ होली को होरी कहा जाता है। तो होरी धमार का संबंध है भिन्ना गीति से। इसके बाद अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि जी ने शुद्ध स्वरों की संख्या बताई है। आचार्य भरत मुनि जी ने शुद्ध स्वरों की संख्या बताई है 7। 7 शुद्ध स्वरों को बताया है आचार्य भरत मुनि जी ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय के तराना सम्राट हैं। वर्तमान समय के तराना सम्राट हैं रतन मोहन शर्मा जी। रतन मोहन शर्मा जी वर्तमान समय के, आज के समय के तराना सम्राट हैं। अगला प्रश्न है, आड़ा चौताल का स्वरूप है। आड़ा चौताल या आड़ा चारताल का स्वरूप है 4-2-4-4 का, यानी कि पहले विभाग में 4, दूसरे विभाग में 2, तीसरे विभाग में 4, चौथे विभाग में 4 मात्राएं होती हैं आड़ा चौताल में। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग नाम का उल्लेख पहली बार मिलता है। राग नाम का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है मतंग जी के बृहदेशी ग्रंथ में। परीक्षा के अनुसार मतंग जी के बृहदेशी ग्रंथ में राग नाम का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है, पर ये गलत आंसर है। पर यदि आपको परीक्षा में नंबर पाना हो तो आप मतंग जी को ही टिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है, उस्ताद फैयाज खां जी का घराना है। उस्ताद फैयाज खां जी का घराना है आगरा घराना। आगरा घराने के सुप्रसिद्ध ख्याल गायक हैं, शास्त्रीय गायक हैं उस्ताद फैयाज खां जी। तो ये हो गए आज के अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर यदि आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो को ध्यान से, बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए, समय निकालकर पूरा ज़रूर देखा करिए, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी और आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही सफल हो पाएंगे यदि आप इन प्रश्नों को ध्यान से अच्छे से 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो। मैंने इन प्रश्नों को पिछले 6 दिनों में बताया है और आज एक दिन में ही आपको पिछले हफ्ते की सभी प्रश्नों को बता दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये ज्ञान पसंद आया होगा, आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। तो यदि आपको ये सभी चीज़ें पसंद आई हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। प्रत्येक रविवार को ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं प्रतिदिन छोटी छोटी वीडियोस बनाता हूं और प्रत्येक रविवार को एक बड़ी वीडियोस बनाता हूं, जिसके माध्यम से आपको, यदि आप प्रतिदिन वीडियोस देखते हैं और प्रत्येक रविवार को भी देखते हैं तो आपके ये प्रश्न जो हैं रिवाइज होते जाएंगे, जिससे कि आपको ये प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक रविवार को ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले रविवार में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।